वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 11 जनवरी के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आजकल एवियन इन्फ्लुएंजा बहुत न्यूज़ में। तो पहले तो इसमें ये पता होना चाहिए कौन सा वायरस की वजह से होता है। देखिए पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, क्या जीवित या मृत संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले H5N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित हो सकते हैं। और दूसरा का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। तीसरा का एक मनुष्य, यह मनुष्य के श्वसन पथ को प्रभावित करता है और इसमें श्वसन संबंधी गंभीर बीमारियां जैसे निमोनिया या एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो सकता है। तो आप ये ध्यान से देखिए, क्या एवियन इन्फ्लुएंजा या जो इतने इन्फ्लुएंजा होते हैं मैक्सिमम चांसेस बहुत कम होता है कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैले। जैसे H1N1 को छोड़ के जितने भी जैसे इन्फ्लुएंजा हैं तो वायरस हैं उनमें नहीं फैलता। जैसे H5N1, इसके लिए H5N8, ठीक है। तो ये हो गया एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू। एक स्वाइन फ्लू होता है, तो ये सब व्यक्ति को कम प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जैसे गलत होगा। जैसे ही गलत करेंगे हम लोग तो ये तो पहला हो सकता है, तो पहला तीसरा हो सकता है। दूसरा ये इन्फ्लुएंजा मतलब सर्दी जुकाम हम लोग सोचते ही हैं, और जो सर्दी जुकाम जैसी बीमारियां होती है श्वसन पथ को प्रभावित करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो पहला तीसरा सही है। पहला आपको पता भी नहीं है तो भी आप सही कर सकते हैं, मगर पहला देख लीजिए क्या जीवित या मृत संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले लोग H5N1 बर्ड फ्लू से संक्रमित हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। अभी नील नदी के बारे में। नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी। सबसे पहला फैक्ट तो है कि अफ्रीका क्या विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह निम्नलिखित में से किसे कहाँ से प्रवाहित होती है। तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है। विक्टोरिया झील किन किन के बीच में आपको पता होना चाहिए, युगांडा, केन्या, तंजानिया, और इसके बाद ये जाके क्या कहती है व्हाइट नील है, और ब्लू नील निकलती है क्या कहती है इथोपिया, जहाँ पे वो ग्रैंड डैम बना रहा है। और वो ये साउथ सुडान से होते हुए फिर इजिप्ट में चली जाती है। तो ये नील नदी कहाँ, इजिप्ट से होके भूमध्य सागर में नहीं गिरती, ये ध्यान रखिएगा, लाल सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा नहीं होगा। जहाँ दूसरा नहीं होगा तो पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है WHO के बारे में। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी, बिल्कुल सही, जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा के लिए जिम्मेदार है। इस संदर्भ में WHO का कार्य किस पर केंद्रित है। अब कौन से सही है, सही बताना, ठीक है। एक तो हेल्थ संगठन है, तो आपको सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों में लोगों की भागीदारी का समर्थन करना, बिल्कुल सही है। ये तो जोखिम की पहचान, समन प्रबंधन करके आपात स्थितियों के लिए तैयार करना, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, सभी नीतियों और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के संदर्भ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में स्वास्थ्य और कल्याण तथा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना, तो तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। मतलब नॉर्मली आप सोच के भी कर सकते हैं। ये चौथा ऑप्शन क्या है, ये आपको पता हो, PIL जो दायर की जाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय में किस अधिकारिता का प्रयोग करता है, तो रिट अधिकारिता। रिट कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, आर्टिकल 32 के अंदर आती है, जिसमें 5 तरह की रिट होती हैं, उनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां का विशेष विवाह अधिनियम 1872 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। क्या है, यह ब्रह्म समाज द्वारा विवाह समारोह को साधारण बनाने के लिए शुरू किए गए अभियान के बाद लागू किया गया था। इसमें अंतर विवाहों पर रोक लगा दी जाती है, ठीक है। आप ये सोचिए 1872 क्या था, 1857 के बाद अंग्रेजों ने सांस्कृतिक चीज में हस्तक्षेप किया, तो बहुत ज़्यादा लिबर्टी या इस तरह के अंतर विवाह इनको समर्थन किया था। तो रोक लगाना तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। तो सेकंड ऑप्शन तो नहीं होगा। सेकंड नहीं होगा तो ये क्या कहते हैं, दूसरा नहीं हो सकता, और पहला बी और सी नहीं हो सकते। तो पहला हो सकता है तो दोनों नहीं सकते हैं। तो ये आपको पता है, ब्रह्म समाज द्वारा विवाह समारोह को साधारण बनाने के लिए के बाद शुरू ये सब इसको लागू किया गया। तो 1860 में केशव चंद्र सेन ने विवाह समारोह को बहुत ही साधारण बना दिया था और ब्रह्म समाज से संबंधित। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, बासवन्ना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कौन सा सही है, ठीक है। तो बासवन्ना ने लिंग या सामाजिक भेदभाव, अंधविश्वास और रिवाजों को खारिज कर दिया।
वह लिंगायत संप्रदाय के संत थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा लिंगायत तो बिल्कुल यह फैक्ट है और बहुत वेल नोन फैक्ट है, तो दोनों ऑप्शन इसके सही। लिंगायत संप्रदाय के संत थे और संस्थापक थे, पहले दूसरा सही है। वासवण्णन ने लिंग या सामाजिक भेदभाव अंधविश्वास रिवाजों को खारिज कर दिया, तो पहला भी सही है, ऑप्शन सी सही है। भक्ति आंदोलन, आपको पता, भक्ति आंदोलन का प्रसार दिए गए क्षेत्र में प्रयुक्त भाषा के संदर्भ में कालानुक्रमिक नवीनतम से जल्द व्यवस्थित करिए। ठीक है, कोड का सही चयन करिए। तो सबसे पहले तमिलनाडु में था भक्ति आंदोलन, आपको पता होना चाहिए। 5वीं से 6वीं शताब्दी अलवारा नैना, तो इसमें कोई तमिल जैसी कोई लैंग्वेज नहीं दी गई। इसके बाद कन्नड़ में 11वीं शताब्दी के पास में था। ठीक है, 11वीं शताब्दी, तो कन्नड़ सबसे पहले कन्नड़ आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन कन्नड़, यहाँ फर्स्ट नहीं दिया उसे कट कर दीजिए। फिर इसके बाद क्या, कन्नड़ और मराठी एक साथ थे। फिर इसके बाद गुजराती में गया, तो गुजराती के बाद फिर बंगाली, फिर कश्मीर, तो ये पहला ऑप्शन सही। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है, कौन सा सही बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार की संसद द्वारा की गई कोई भी अदालत रिट जारी कर सकती है और संविधान लागू होने से पहले उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पे क्या है, ये इसके पहले देखिए, संसद जो भी है, तो संसद किसी भी न्यायालय को यह अधिकार दे सकती है कि रिट जारी कर सकती है, तो ये संविधान में लिखा आर्टिकल 32 में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही। और यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या है कि उस सभी उच्च न्यायालयों को अनुमति नहीं थी, सिर्फ 3 को थी, एक बॉम्बे और मद्रास और कोलकाता, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अनुमति नहीं थी, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो पहला ही सही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के संदर्भ में या आपके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही बताना। ठीक है, सही बताना है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने 102 लाख करोड़ की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का अनावरण किया, जो 5 वर्षों के सरकार के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में खर्च के हिस्से के रूप में लागू किया जाता है, तो पहला ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार एनआईपी में प्रत्येक के बराबर 50% हिस्सेदारी होगी। 50% हिस्सेदारी बिल्कुल गलत, इसमें क्या है, 39% हमारा सेंटर करेगा, 40% हमारा स्टेट करेगा और बचा 21% प्राइवेट सेक्टर करेगा, तो ऑप्शन दूसरा गलत होगा। जैसे दूसरा गलत होगा तो पहला तो वैसे भी सही हो जाता है। और ये बिल्कुल सही, 70% कहाँ पे निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन सा, ऊर्जा, सड़क, शहरी, रेलवे क्षेत्रों में, तो पहला और तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिर्माण बोर्ड के संदर्भ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है। सेबी एवं 1900 अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत एक सांविधिक निकाय, बिल्कुल सही है। यह एक अर्धविधायी, अर्ध कार्यकारी और अर्धन्यायिक निकाय है, बिल्कुल सही। अर्धन्यायिक कैसे हो जाए, क्योंकि कहता है इसे कार्य को नहीं करना, इसे करना है, दंड दे देता है, तो न्यायिक यहाँ से हो जाएगा। कार्यकारी क्या है, अपनी लॉ और पॉलिसीज बनाता है। विधायी अपने लेजिस्लेशन या नियम कानून बना देता है कि यहाँ से ये लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या है, जवाबदेहिता बनाने के लिए सेबी के आदेश के खिलाफ एक अपील प्रक्रिया और पहली अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों, इसके जवाबदेही बनाने के लिए एसएटी में सबसे पहले अपील करेंगे, सिक्योरिटी अप्लाइड ट्रिब्यूनल में, फिर अगर अपील द्वितीय अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। और कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, पहला और दूसरा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संबंध में निम्नलिखित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें क्या बताना, गलत, ध्यान से पढ़ेगा नहीं क्वेश्चन गलत हो सकता था, इसमें गलत बताना। तो ये एक गैर लाभकारी और गैर सरकारी निकाय है, तो ये पहला ऑप्शन ही गलत है, अब गलत ही बताना। क्यों, क्योंकि ये इंटर गवर्नमेंट अंतर सरकारी निकाय, सरकारें मिल के इसे बनाई है, बहुत सी सरकारी, जिसमें G7 मेन था, तो यहाँ पे G9 लिखा है, दूसरा भी गलत हो जाएगा। और FATF भारत के संस्थापक सदस्यों में एक है,
एक था तो बिल्कुल गलत। हम लोगों को 2006 में इसकी सदस्यता मिली है, तो ये भी गलत। तो गलत चुनना, तो उपरोक्त सभी गलत हैं। वित्तीय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सही बताने समय ध्यान से। FATF वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण का पहरेदार है, बिल्कुल सही है। नीति निर्माण निकाय के रूप में FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और विनियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति उत्पन्न करने के लिए काम करता। तो ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है। तीसरा, FATF देशों पर नज़र रखता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी रूप से लागू करते हैं और उन देशों को ध्यान में रखते हैं जो अनुपालन नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही। मॉनिटरिंग करेगा, तो मॉनिटरिंग करने के बाद उसका यही काम बचेगा कि कौन लागू करता है कौन नहीं, इसका ध्यान रखें। मॉनिटरिंग में ध्यान रखेगा। तो तीसरा भी सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सही बताना है आपको। राष्ट्रीय कामधेनु धन नीति आयोग द्वारा गठित किया गया एक नीति आयोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्स्ट्रा स्टैचुरी बॉडी, ये खुद एक कार्यकारी अधिकार के तहत बनाई गई है। और ये आयोग बनाए, थोड़ा कम लगता तो वैसे ये बनाया नहीं इसने, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और आयोग एक उच्च अधिकारी शक्ति वाली स्थायी सर्वोच्च संस्था है, तो 2019 में से बनाया गया। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, तो दूसरा ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स का उल्लेख कभी कभी समाचार में किया जाता है, किससे संबंधित है? कृषि में संरचना सुधार से संबंधित, कॉर्पोरेट ऋण के लिए द्वितीय बाजार विकसित करने के लिए, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन, जन्म के समय लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात संबंधित मूल्यांकन में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन याद रखिएगा, छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अतनु चक्रवर्ती टास्क फोर्स। मोमेंटम फॉर चेंज, ये यूपीएससी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ एक पहल है। तो यूएनईपी एनवायरनमेंट के लिए काम करता है, क्लाइमेट चेंज के लिए काम। अगर आपको पता नहीं, तो अगर आपके पास क्वेश्चन बहुत कम किए तो एक बार अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए UNFCCC सचिवालय है। तो अगर ये यूएनईपी एनवायरनमेंट के लिए काम करता तो आप एक बार इसे कट कर सकते हैं। विश्व मौसम संगठन है, तो ये भी मौसम से रिलेटेड होना चाहिए। क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ और जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल और UNFCCC में आप फंसते हो तो आप ये चूज कर सकते थे। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। थैंक यू फॉर डिस्कशन।